मरीज दर दर भटक रहा है कि कैसा ना कैसा एक बेड मिल जाए जो ऑक्सीजन वाला में रेमडेसिविर का कोई असर नहीं है। फेफड़े डैमेज हो जाते हैं, वो तब होता है जब आप 14-15 दिन घर बैठे हैं आपके पहले लक्षण के बाद, तब होता है वो। सेकेंड वीक थर्ड वीक में होता है ये। तो ये जो है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब आपको पक्का ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सबकी बचत, ये पल्स ऑक्स दे के मत जाइएगा, आप दिन गिन के जाइएगा कि कितनी तकलीफ है, कौन से दिन शुरू हुई, और उसके बाद देखिए। आपको सैकड़ों फोन पर लोग पूछ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी की हालत कितनी खराब है, और ऐसे में मरीज जो अस्पताल में बिस्तर नहीं पा रहा है वो क्या करे। ऑक्सीजन की कमी काफी एक्यूट है, बहुत अधिक है। ये हम में से कोई भी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इतनी बड़ी कमी एकदम से हो पाएगी। तो आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, मरीज दर दर भटक रहा है कि कैसा ना कैसा एक बेड मिल जाए जो ऑक्सीजन वाला हो, एक बेड मिल जाए जो कि ऑक्सीजन वाला हो। एक बिस्तर पे 2 लेटने को तैयार हैं, जमीन पे लेटने को तैयार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अस्पताल के बाहर लेटने को तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि प्लीज हमें ऑक्सीजन कैसे न कैसे दिलाए। सो एक्यूट शॉर्टेज है, केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं। शुरू में प्राइवेट हॉस्पिटल की दिक्कत थी, अब सरकारी हॉस्पिटलों में भी। उदाहरण के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल में मेरे ही क्लासमेट हैं, डॉक्टर है, भर्ती हैं, उनको ये बताया गया है कि वहां पे हाई फ्लो नेजल कैथेटर जो है उससे ऑक्सीजन किसी को नहीं देना है। ये जो डीप क्राइसिस है जिसके बारे में सरकार 2-3 दिनों से हमको संकेत दे रही है कि वो बहुत सारे इंतजाम कर रही है, इस सिचुएशन के काबू में आने के आसार आपको कब तक दिख रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं तो उसकी डिलीवरी लॉजिस्टिक्स का प्लानिंग अगर करते तो अच्छा रहता। लेकिन जिस स्केल में जो बढ़ा है अभी, कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता था। तो इसमें ब्लेम गेम में जाने का मेरे को नहीं लगता कि कोई खास फायदा है। कोई भी एक्सपर्ट डिजीज मॉडलर को भी कहना मुश्किल है कि ये इतना ज्यादा नीड होएगा, इतने नंबर्स बढ़ सकते हैं। अगर हम प्लान करते कि ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन टैंक हर मेजर हॉस्पिटल में 1 या 2 एक्स्ट्रा लगाए जाते, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंक लगाए जाते, और एडिशनल डिलीवरी टैंक्स अगर हम प्रोक्योर करके, इंपोर्ट करते, कैसे भी करते, प्रोक्योर करके तैयार रखते, तो हम ऐसे सिचुएशन से बच सकते थे। अब हमें क्या करना होगा? अब तो जो हो रहा है सो हो रहा है, हम कैसे मैक्सिमम जान को बचा सकते हैं, उसमें केवल यही है कि हमको इमरजेंसी सिचुएशन में आई थिंक देयर हैज टू बी सम रेडिकल एक्शन, वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइनर केसेस हैं जिनको कि थोड़े मात्रा में ऑक्सीजन से सप्लाई करके उनका काम हो सकता है, सीवियर जाने की संभावना कम है, उनको हम ऐसे फैसिलिटीज में ले लें जहां पे कि सिंपल सप्लाई ऑक्सीजन से काम कर सकता है, और वहां पे स्पेशल फैसिलिटी, सेशन टैंकर सप्लाई एवरीडे वो करके अभी शुरू हो जाना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन का गैप दे, 10 दिन में जितनी आप जाने खोएंगे वो बहुत अधिक होगा। सर यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा है, और वो ये कि जब इतना क्राउड होता है पेशेंट्स का, तो एक तो जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से बिस्तर या इलाज मिल रहा है, उसमें भी आम आदमी को मुश्किल ज्यादा हो रही है, जान पहचान निकाल निकाल करके लोग मारे मारे फिर रहे हैं, एज ग्रुप का क्रिटिकलिटी का सवाल है। ऐसे में आप जैसे डॉक्टर, सभी सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स ये डायलेमा फेस कर रहे हैं कि किसको हम प्रायोरिटाइज करें, इस डायलेमा को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब एथिकल डिलेमा है। कुछ लोगों ने, अब जैसे इटली में हुआ था, वो भी रो रहे थे डॉक्टर कि हमें नहीं मालूम हम क्या करें। तो हमने अपनी तरफ से निर्णय कर लिया कि जो यंग हैं, जिनकी लंबी उम्र बची है अभी, उनको हम प्रायोरिटाइज करके दे देंगे। अब कुछ अस्पतालों में हो रहा है, हमने ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं बनाया है,
लेकिन वो एथिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, रूल ना बहुत हो, प्रॉब्लमेटिक। रूल है प्रॉब्लमेटिक है, रूल ना हो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन आमतौर पर एक ट्रेंड क्या इमर्ज होके आ रहा है कि क्रिटिकलिटी का फैसला किसको बिस्तर मिले, किसको आईसीयू मिले, कैसे करते हैं आपकी कम्युनिटी वाले जहां लोग? तक हो सके, जहां तक हो सके, अगर कोई आ रहा है, हम कहते हैं कि बगैर पूछे मत आइएगा, पूछ के आइएगा। को फोन करके आपके पास बेड है, अगर एप्लीकेशन पे दिखा रहा है बेड है, लेकिन जब तक पहुंचते हैं तो कोई और बेड ले जाता है। जी। तो एप्लीकेशन ही रियल टाइम फोन करके बुक करके आइएगा, विद इन एन आवर आ जाइएगा। उसमें आपका ये जो प्रॉब्लम है वो बच जाएगा। दूसरा ये है कि अब हमारे अस्पताल में हम बोल देते हैं कि नहीं है, प्लीज फाइंड अल्टरनेटिव रूट्स, तो हम अंदर ही नहीं लेते हैं उनको। तो इट इज डिफिकल्ट। अभी 3-4 जने बाहर वेट कर रहे हैं हमारे कैजुअलिटी में, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने बोला कि ठीक है, जब तक चल सकता है हमारे जो सिलेंडर है हम बाहर भिजवा देते हैं, उससे ऑक्सीजन दिला देते हैं, उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही मुश्किल है, एथिकली मुश्किल है, मॉरली मुश्किल है। और जो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं हर जगह, हर तरीके से हम देखें तो बहुत सी बिल्कुल। हम बहुत ही एक बात और बताएं सर, ज्यादातर पूरी आबादी ही इस वक्त जो सवाल पूछ रही है उसमें से एक जो सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं वो ये कि क्या इसका ये जो रेमडेसिविर, स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक्स, दूसरी सारी चीजें हम सुनते हैं, इसको लेके पैनिक है, बदहवासी है, ब्लैक मार्केटिंग है, नकली दवाइयां बेच रहे हैं लोग, ये क्या परिस्थिति है, जरा इसको समझाइए। क्या इसका ओवर प्रिस्क्रिप्शन या मिसयूज तो नहीं हो रहा है? माइल्ड केस और मॉडरेट केस में रेमडेसिविर का कोई असर नहीं है कंपेयर टू प्लेसिबो। जी। कल एक दवा दूसरा, को नो तीसरा उसने एक और कैविएट दिया, क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि इन सिवियर केसेस दे हैव फाउंड इट रिड्यूसेस द आईसीयू स्टे बाय 2 days, इट डजंट अफेक्ट मोर्टेलिटी। केवल आईसीयू में रहने की जो दिन है, वक्त खत्म कम करता है और कुछ नहीं करता। ओके। लेकिन ये भी देखा गया कि ये जो है ये सब ग्रुप एनालिसिस ऑफ द रिसर्च एनालिसिस है, तो क्या सब आप जो निचोड़ निकाला है। तो क्या आप ये कहेंगे कि अंधाधुंध इस्तेमाल करने की थोड़ी टेंडेंसी देखी जा रही है और उससे बचना चाहिए? बिल्कुल, अंधाधुंध जो टेंडेंसी है हर तरह की दवाई को देने का, वो नहीं होना चाहिए जी। उससे बचना है। तो यहाँ मेडिकल प्रोफेशन की सतर्कता जरूरी है। जी। मेडिकल प्रोफेशन बहुत मेहनत करे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे अस्पताल में इतने सारे डॉक्टर संक्रमित हैं, इतने सारे नर्स संक्रमित हैं, उनकी सेवा का बहुत ही जो केयर है और जिनकी डेडिकेशन है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जी, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी हमको सतर्क रहना है कि हम जो कर रहे हैं उसमें अंधाधुंध और अनसाइंटिफिक चीजें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। एक खबर और आई कि एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है एक दवा को, पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B, उसका नाम है, ब्रांड नेम मैं नहीं ले रहा हूं, जिससे कि कहते हैं कि ये हॉस्पिटल आईसीयू वगैरह की नौबत नहीं आएगी। क्या इसके बारे में आपकी कोई राय बनी? ये देखा गया कि 2 दवाई बहुत अहम और बहुत अच्छी तरीके से फायदेमंद हो सकती है। एक ये डेक्सामेथासोन, और दूसरा जो हमारे ब्लड को हमारे धमनियों में क्लॉटिंग से रोकती है। ये 2 दवाइयां हैं जो फायदेमंद हो सकती हैं और वो शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन बाकी सब चीजों का कोई भी एविडेंस बेस नहीं है, ना एंटीबायोटिक्स का, ना एंटीपैरासिटिक्स का, ना एनीथिंग एल्स। कि पीसीआर टेस्ट टेक्नीशियन घर नहीं आ रहा, वहां जा रहे हैं तो लाइन लग रही है, टाइम पर हो नहीं रहा है, रिपोर्ट देर से मिल रही है, बिस्तर मिल नहीं रहा है, O2 लेवल गिरता गया, 2-3 दिन तो इसमें निकल गए। ऐसे में जो भारत में इस वक्त क्राइसिस है उसको मैनेज करने के लिए आपकी क्या सलाह है या आपकी लर्निंग क्या है जो आप शेयर करना चाहते हैं? वायरस मेरे से आपके शरीर में जाता है, आपको आज के दिन कुछ नहीं होने वाला, ना ही घर में जाओगे तो आप घर वालों को इन्फेक्ट भी नहीं करोगे, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वायरस आपके सेल में एंटर करा और वो मल्टीप्लाई करने लगता है, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन करते करते 3 दिन हो जाता है, तब तक हमारे शरीर में मैसेजेस आते हैं कि ये जो है फॉरेनर आया हुआ है, इन्वेड करा हुआ है, अटैक कर रहा है हमारे कोशिकाओं को, इसको कैसे बचाया जाए। एंटीबॉडीज डेवलप होती है, तो एंटीबॉडी डेवलप होते ही 3-4 दिन लग जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जो पहला लक्षण जो बीमारी का है, चाहे वो बुखार हो, चाहे नजला हो, खांसी हो, कुछ भी हो, गले में खिचखिच हो, बदन में दर्द हो, कुछ भी हो, वो तकरीबन 5 दिन
एक दिन आगे एक दिन पीछे हो सकता है। वो हम और आप मिल रहे हैं 24 तारीख को आज, तो 29 तारीख को आपको शिकायत आएगी, आप बोल रहे मेरे को तो गला खराब हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मैंने कल ठंडा पानी पी लिया था इसलिए हुआ। ठीक है, आप देख लेंगे ठंडा पानी तो पिया ही था आपने, तो इसलिए गला खराब हुआ। तो आप जो है कुछ नहीं करेंगे उस दिन। अगले दिन थोड़ा सा बुखार भी होने लगता है, अरे सारे शहर में दहशत फैली है, शायद कोरोना ना हो, मैं टेस्ट करा लूं। तो अगले दिन पता चला संडे टेस्ट नहीं करा पाए, मंडे को आप जाके टेस्ट कराते हैं। अब टेस्ट की लाइन लगी हुई है, वो किट्स कम हो गए हैं, तो किट्स जो है वो लिमिटेड नंबर एक दिन में टेस्ट करते हैं, रिपोर्ट 2 दिन के बाद आती है। अब आप देखो आपकी सिम्टम कब शुरू हुई, 29 तारीख को। अगले दिन आपने खुद वेट करा, टेस्टिंग आपने 31 तारीख को 1 तारीख को करी, 1 मई को करी, और 1 मई को टेस्ट करी, रिपोर्ट कब आई, 2 3 मई को आप पॉजिटिव हो गए। आपने सुना कि पॉजिटिव है, तुरंत आप है अपने डॉक्टर को फोन करते हैं, अच्छा ठीक है आपको कोरोना हो सकता है, कोरोना पॉजिटिव है, आप जो है ये ले लीजिएगा, डॉक्सीसाइक्लिन ले लीजिएगा, एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिएगा, डोलोकैप ले लीजिएगा, विटामिन सी ले लीजिएगा, विटामिन डी ले लीजिएगा, और जो है जिंक भी ले लीजिएगा, और क्या है, रेगुलरली डोलोकैप और टेम्परेचर लेते रहेगा, पल्स ऑक्स अपने हाथ में लगा कर रखिएगा, अगर 94 से नीचे आता है तो मेरे से संपर्क करिएगा। 1 2 3 4 धड़ 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 ये सारी रटा हुआ है, सब डॉक्टर को व्हाट्सएप में बना हुआ है, फैल जाते हैं, आप तुरंत शुरू कर लेते हैं। यही गलती है। आपको संक्रमण हुआ 24 तारीख को, आपको पहला लक्षण हुआ 29 तारीख को। 29 पहला दिन था आपका सिम्टम का, दूसरा दिन सिम्टम का, तीसरा दिन आपने टेस्ट कराया, चौथे दिन रिपोर्ट नहीं आई, 5वें दिन रिपोर्ट आया पॉजिटिव थी। तब तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज इतने सारे बन गए हैं कि वो ऑलरेडी वायरस को खत्म कर चुकी है, लेकिन इतने सारे बन गए हैं, वो एक साइटोकाइन स्टॉर्म बनने के टाइम पे, यानी कि संक्रमण से 10वें दिन, यानी कि पहले लक्षण के 5वें दिन हुआ ये। तो 5वें दिन जब तक आपको एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन का कोई रोल नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते हैं, ये सारे एंटी बैक्टीरियल हैं, एंटी वायरल नहीं है, तो तब तक आपका साइटोकाइन स्टॉर्म का समय है। अब आप बैठे हो ये सब दवाएं लेके घर पे बैठे हो, अब सेकेंड साइटोकाइन स्टॉर्म का टाइम आता है, जो कि संक्रमण से 14वें दिन या आपके पहले लक्षण के आज से 10वें दिन। तब तक आपका लंग्स में काफी खराबी हो चुकी है, सैचुरेशन ड्रॉप करने लगता है, तब आप भागोगे, तब ऑक्सीजन की जरूरत है। थोड़ा ये वैक्सीन के बारे में बताएं कि अभी हम लोगों को अपना मानस क्या बना के रखना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के बाद हुआ क्या है, हुआ ये है कि हम सुनते हैं कि वायरस के तो नए अवतार आ गए हैं, बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, ये सब जो लफ्ज हम सुनते हैं, इसका क्या मतलब है? तो ह्यूमन बींग्स में जो म्यूटेशंस होती हैं वो एक्चुअल टेंजिबल चेंज के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बट वायरसेस में वो महीनों में हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मल्टीप्लिकेशन ही मिलियंस में जाती है। तो वो समझना जरूरी है कि म्यूटेशन स्वाभाविक है, नेचुरल है, अननेचुरल नहीं है। पहली चीज, हर वायरस म्यूटेट करता है तो म्यूटेशन होगा, लेकिन आपका जो वायरस जो आपने की यूनिक आइडेंटिफिकेशन, उसका जो फीचर है वो लेके हम वैक्सीन बनाते हैं। तो अगर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कॉमन है सारे स्ट्रेन्स में, म्यूटेंट स्ट्रेन्स में, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, चाहे म्यूटेट करे तो भी आपका वैक्सीन इफेक्टिव होगा। तो आप कह रहे हैं कि नए स्ट्रेन के कारण इस बात की चिंता न करें, वैक्सीन बाय एंड लार्ज सारे स्ट्रेन के साथ इफेक्टिव होने वाला है, होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक म्यूटेशन बने जिसमें कि जो आपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो की अपने वैक्सीन बनाने में ढूंढी वो अलग हो जाती है, फिर नहीं वैक्सीन इफेक्टिव। वो अभी पता नहीं है हम लोगों को, वो अभी पता नहीं है, वक्त ही बताएगा। और वैक्सीन सबको लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए, लेकिन वैक्सीन के बॉटलनेक्स के बारे में बताइए। लेने की यहाँ पे एक और चीज मैं आपको आगाह करना चाहूंगा। तो ये जो है, काफी लोग बोलते हैं कि हमने तो दोनों वैक्सीन लगा लिए हैं
तब भी हो गया। अब जैसे मेरे अस्पताल में काफी अस्पताल के कर्मचारियों ने लगा लिए, उसके बावजूद हुआ है, लेकिन उनको जो हुआ है बीमारी माइल्ड बीमारी हुई है, सीरियस बीमारी नहीं हुई है। यानी कि हमारे एंटीबॉडी जो शरीर में ऑलरेडी थे, वायरसेस को ज्यादा मल्टीप्लाई करके ज्यादा बीमारी करने से रोक चुके, इसलिए माइल्ड बीमारी हुई है। तो दिल्ली का पीक और खास करके बॉम्बे जो मुंबई का 5-10 पीक, बड़े शहर हैं, ये यहाँ के बारे में आपका कहना है कि 4 से 6 हफ्ते में हालात काबू में आने की संभावना काफी है? नेचुरली अगर काबू नहीं आता तो अननेचुरल है। My natural analysis says of natural systems tells me that it has to come down in that. जितनी तेजी से गया उतनी तेजी से उतर आएगा। ओके। तूफान जितना जितना आंधी और तूफान टॉर्नेडो जितना तेज होता है उतनी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। बिल्कुल सर, आपकी इस बात से समझना जरूरी है, क्योंकि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि एक क्लैरिटी मिलेगी टाइमलाइन को लेकर के लोगों को। एक चीज मैं खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो ऑक्सीजन की किल्लत है जी, इसकी डिपेंडेंसी हम कम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम टाइमिंग ऑफ जो इंटरवेंशन है वो कर लें अच्छी तरह से। अगर आपको बुखार खांसी पहले लक्षण से 5वें दिन के बाद भी बुखार खांसी है, दैट इज द टाइम आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर आपको स्टेरॉयड और एंटीकोगुलेंट लेना है वो टाइम है, पहले नहीं लेना। पहले लेंगे तो आप बीमारी को और लंबा चलाएंगे, वो ठीक नहीं है। तीसरे दिन नहीं लेना, चौथे दिन कोशिश करो नहीं लगना, 5वें दिन भी अगर आपको लक्षण नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। मेजॉरिटी 98% को कोई लक्षण नहीं होता, 3 दिन के बाद कहते हैं बुखार तो उतर गया, नजला ठीक हो गया, हमें तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना। तो 5वें दिन अगर कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं करना, आप ठीक हो गया, कोरोना वॉरियर बन गए। लेकिन अगर आपको 5वें दिन 101 बुखार हो रहा है, 5वें दिन सांस फूलने लगता है, दैट इज द टाइम, और उस वक्त आपने स्टेरॉइड ले लिया, उस वक्त आपने एंटीकोगुलेंट ले लिया, आपकी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, ये समझना जरूरी है। तो आपकी इंपॉर्टेंट, इतनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन वाली वो कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये अगर मैसेज जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस वक्त चूंकि घरों में लोग बेबस से बैठे हुए हैं, हाँ, तो उनके लिए ये 5 दिनों का कैलेंडर समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे में अगर हॉस्पिटलाइजेशन एक और चीज यहाँ में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और चीज जरूरी है समझना कि घरों में जो बैठे हैं वो पल्स ऑक्स लेके बैठे हुए, पल्स ऑक्स मीटर लेके बैठे हुए। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलती हो रही है लोगों से। पल्स ऑक्स मीटर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन दिखाती है, आपकी खून की, और हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन दिखाती है। वो कम तब होती है जब आपकी फेफड़ों की कैपेसिटी तकरीबन 60% कम हो जाए, यानी कि 60% फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। वो तब होता है जब आप 14-15 दिन घर बैठे हैं आपके पहले लक्षण के बाद, तब होता है वो। सेकेंड वीक थर्ड वीक में होता है ये। तो ये जो है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब आपको पक्का ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तब आपको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ये जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सबकी बचत, ये पल्स ऑक्स दे के मत जाइएगा, आप दिन गिन के जाइएगा कि कितनी तकलीफ है, कौन से दिन शुरू हुई, और उसके बाद देखिए। बिल्कुल सर, ये बहुत ही क्लैरिटी वाली बातें आपने बताई हैं, क्योंकि इसी को लेके लोगों में जब पैनिक होता है तो कंफ्यूजन भी होता है। लोग आपकी इन सलाहों का ध्यान दें, इसीलिए आपने बातचीत के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।